नमस्ते छात्रों। आज हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ख्यात आधुनिक हिंदी कविता का एक काव्य आंदोलन द्विवेदी युगीन हिंदी कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कालखंड की सीमा है सन 1900 से सन 1918 तक। इस कालखंड में जो हिंदी में कविता लिखी गई इसे द्विवेदी युग कहा गया। पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही काम क्यों नाम दिया गया। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामय व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर दिया गया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की और हिंदी साहित्य को दिशा एवं एक सक्षम दशा देने का प्रयास किया। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बनने के बाद उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली हिंदी को प्रचलित करने का नया आयाम भी उन्होंने ही प्रदान किया। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य के माध्यम से कवियों के कर्तव्य को दिशा निर्देशित करने का प्रयास किया। साथ ही भाषा, शैली, छंद आदियों की दृष्टि में कविता किस प्रकार नवीन हो सकती है इसके भी प्रयास किए। खासकर खड़ी बोली हिंदी का भाषा संस्कार हिंदी कवियों को देने का प्रशंसनीय कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया। भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण जैसी हिंदी कविता में प्रचलन था भारतेंदु समय में, उन सब से मुक्त कराकर नवीन, प्रासंगिक और राष्ट्र निर्माण में आवश्यक मुद्दों की चर्चा कविता में लाने का प्रयास उनके माध्यम से किया गया। इस समय में जो कविता लिखी गई, इस कविता की विशेषताओं पर हम अब प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर अमरकांत ने द्विवेदी युगीन हिंदी कविता पर अपना वक्तव्य देते हुए कहा है कि इस युग की कविता में विषय की दृष्टि से अपार वैविध्य एवं नवीनता आई है। द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की भाषा बन गई। द्विवेदी युग की कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस युग के जितने भी कवि, साहित्यकार, लेखक हुए, वे सभी ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाने लगे, उसमें लिखने लगे। इस युग में एक और खड़ी बोली को ब्रजभाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, तो दूसरी ओर विकसित चेतना के कारण कविता एक नई भूमि पर स्थापित होने लगी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके केंद्र थे। इस युग के महत्वपूर्ण कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, रामनेम नरेश त्रिपाठी आदियों के नाम उल्लेखनीय है। द्विवेदी युग की कविता की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को अब हम देखेंगे। इस युग की पहली विशेषता है बढ़ती हुई, मतलब विस्तार हुआ। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः इस युग की कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही रहा। ये युग प्रायः सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता का सबसे बड़ा अभिशाप पराधीनता को बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी एवं उनकी आत्माओं को प्रेरणा देने का काम किया। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंडकाव्य में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन काटने के संदेश देते हैं। इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की
भारत भारती ये श्रेष्ठ रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत भारती का भारतवर्ष की श्रेष्ठता का करता ये घोषणा का काव्य रूप देखिए। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहा, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल चाहा। मैथिली शरण गुप्त की ये कविता पंक्तियाँ भारत का गौरवगान करती हुई दिखाई देती है। इस युग की दूसरी विशेषता, काव्य विशेषता है नीति और आदर्शों की स्थापना। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पनाश्रित कथाएं लेकर आदर्श प्रबंध के अनेक काव्य लिखे गए। सभी में असत्य पर सत्य की विजय है दिखाई गई है। स्वार्थ, त्याग, आत्मगौरव आदि कुछ आदर्शों की प्रेरणा दी गई है। हरिओं अयोध्या सिंह हरिओं कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत, रंग में भंग, राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं हैं। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख कवि है। एक उदाहरण देखिए। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं फीका है मनुष्य का जीवन प्रेमहीन। यहाँ राम नरेश त्रिपाठी प्रेम के मूल्य की स्थापना और उसके महत्व को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस कालखंड की तीसरी विशेषता है वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार। द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ है। इसमें अपार वैविध्य एवं व्यापकता आई है। अनेक नूतन विषयों को काव्य में स्थान मिला। अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर भी कविता लिखी गई। ऐसा नहीं कि जो व्यापक है उस पर ही कविता लिखी जाए। मैथिली शरण गुप्त, हरिओं, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह आदि ने खड़ी बोली में सूक्ष्म विषयों पर भी बहुत महत्वपूर्ण कविताएं इस समय में लिखी गई। यह कल्पना का वैभव ही था, अभाव नहीं था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर भी कविता लिखी गई। अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक उदाहरण देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। मतलब कि सांध्य समय का एक छोटा सा क्षण है, इस पर यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत होती है। हास्य व्यंग काव्य। भारतेंदु युग में जैसे जिंदादिली, चालबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं था, अतः इस युग के समान हास्य व्यंगपूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा गया है वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव के अपेक्षाकृत संयमित एवं मर्यादित था। हास्य और व्यंग के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडंबर, व्यभिचार आदि है। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के सशक्त व्यंग्यकार है। उन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग का विषय बनाया। उनका एक प्रसिद्ध निबंध भी रहा उस समय, शिव शंभो का चिट्ठा। तो मूल रूप से इनकी वृत्ति ही ऐसी थी जो एक पैना व्यंग वे करते थे। बाल मुकुंद गुप्त की एक कविता हम देखेंगे। हमसे सच की सुनो कहानी, हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मारे झूठ की नानी, सच है स्मरण देश की चीज़, तुमको उसकी कहाँ तमीज़। पांचवी विशेषता है सामान्य मानवता। पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वर अवतार, राजा, सामंत एवं नायिकाओं आदियों को स्थान मिला। सामान्य आदमी को कहीं भी स्थान इस कविता में प्राप्त नहीं हुआ था। मानव के सुख दुख, उनकी परिस्थितियों का वर्णन काव्य में कुछ कम ही दिखाई देता था। कृषकों का, विधवाओं के दुख का, इनका कारुणिक वर्णन हमें दिखाई नहीं देता था। लेकिन द्विवेदी युग में इन सब की व्यथाओं को, विधवाओं को, किसानों को, सामान्य व्यक्तियों को स्थान मिलने लगा और इनका एक प्रबल पक्षधर बनने का दावा भी ये कविता करती है, जिसे सहज, सुलभ, सहानुभूतिपूर्ण एवं संवेदनापूर्ण अभिव्यक्ति
दिखाई देती है। हरिओम जी का एक उदाहरण देखेंगे। आप आंखें खोल कर देखिए, आज जितनी जातियां है, सिर धरे पेट में उनकी पड़ी दिखलाएगी जातियां कितनी सशक्ति है मारी। सभी काव्य रूपों का प्रयोग, द्विवेदी युग की छठी काव्य विशेषता, सभी काव्य रूपों का प्रयोग। द्विवेदी युग काव्य के क्षेत्र में प्रबंध, मुक्त, प्रगीत आदि सभी काव्य रूपों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे प्रिय प्रवाह, साकेत आदि महाकाव्य ये इसी युग की उपलब्धि है। अनेक श्रेष्ठ खंड काव्य एवं मुक्तक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पदों की रचना बृहद परिमाण में की हुई हमें दिखाई देती है। द्विवेदी युग प्रगीतों का प्रणयन करने में भी सक्षम दिखाई देता है, किंतु द्विवेदी युग में वास्तविकता और मनोरंजन में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इस प्रकार रचनाशीलता या प्रगतिशील रचनात्मकता का धर्म मैथिली शरण गुप्त इस काव्य पंक्तियों में हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। इस व्याख्यान में हम यहीं तक रुकते हैं। अगले व्याख्यान में अगली विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे।